राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो इस बार पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, उन सभी के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार लेक्चर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वर्क ट्रांसफर, और वर्क ट्रांसफर के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम एक इक्वेशन ड्राइव करी थी प्रीवियस लेक्चर में, यूनिट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहां पर ये जो वर्क की इक्वेशन हमने डिराइव की थी, इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम वर्क या फिर नॉन फ्लो वर्क। एक और नाम है इसका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वर्क। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे फॉर वेरियस प्रोसेसेस, है ना। मतलब हर एक प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और हर प्रोसेस के लिए एक हमारे पास वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने लिखा भी है यहां पर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फॉर वेरियस प्रोसेसेस। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम कवर कर रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। यदि आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स के नोट्स चाहिए या फिर इसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को गेटवे क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना होगा। अभी तक अगर आपने गेटवे क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए गेटवे क्लासेस और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस के लिए हमको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। कौन कौन से प्रोसेस हैं बच्चों? सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, आइसोकोरिक, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सेकंड वन इज P इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर 0 होती है और प्रोसेस फॉलो करता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को, जिसका नाम होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक होता है लास्ट में आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पांचों प्रोसेस के लिए वर्क की इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है हमारी, जो जनरल इक्वेशन है वर्क ट्रांसफर की क्लोज सिस्टम वाली, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं। और अलग अलग इक्वेशन हम लोग यहां पर हमको मिलेंगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या कांस्टेंट है बच्चों यहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम, V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ओके चलो, तो W इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यही तो इक्वेशन है हमारे पास, जनरल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को तो अप्लाई करेंगे हर एक प्रोसेस के लिए। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। बच्चों एक बात बताओ, प्रोसेस कौन सा है हमारा, प्रोसेस है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो V क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? जब V कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। तो यहां से देखो कितना वर्क आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P, चेंज इन वॉल्यूम dV कितना है बच्चों, 0। तो वर्क ट्रांसफर विल बी इक्वल टू 0। अगर आपको ये बता रखा है, उसने क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मान लो कोई प्रोसेस हुआ 1 से 2, मान लो कोई प्रोसेस हुआ 1 से 2, एक प्रोसेस हुआ लाइक दिस। तो भाई 1 से 2 एक प्रोसेस हो रहा है, तो लाइन कैसी होगी बच्चों, क्या वर्टिकल लाइन आएगी, यस और नो? क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। बोलो यस और नो। वॉल्यूम अगर, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है, प्रेशर एक्सिस, ये है आपकी वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक वर्टिकल लाइन रहेगी। तो 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, तो इसमें कितना वर्क होगा 1 से 2, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और एक चीज मैंने लास्ट टाइम और बताई थी आपको कि अगर PV डायग्राम का एरिया आप निकाल लेते हैं, कर्व का एरिया, इसके नीचे जो भी लाइन है कर्व है, उसके नीचे का एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे अगर आप इस एरिया को प्रोजेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वर्क मिलेगा। ये बताया हुआ है मैंने आपको, वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV डायग्राम। PV डायग्राम का आप एरिया निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो इसके नीचे का एरिया कितना आएगा, एक पॉइंट ही तो आएगा। बोलो यस और नो, एक पॉइंट आएगा, यानी कि एरिया कितना आ रहा है, 0। तो यहां से भी आप देख सकते हैं क्लोज सिस्टम का वर्क, क्लोज सिस्टम का वर्क आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, या फिर PV डायग्राम का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, वहां से भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो याद रखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर है, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर प्रोसेस है, तो PV डायग्राम पे एक वर्टिकल लाइन आती है ना, और वर्क ट्रांसफर होता है 0 के बराबर। एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या कांस्टेंट है इस बार यहां पे, क्या कांस्टेंट है बच्चों,
यहां पर कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, ध्यान ध्यान दो, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो चलो इक्वेशन लगाओ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यही तो जनरल इक्वेशन है, हर एक इक्वेशन में यही तो, हर एक प्रोसेस के लिए हमको यही जनरल इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P को बाहर लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV हो जाएगा। अरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 5dx है, अब ये 5 तो कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। बोलो यस और नो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, x1 से लेकर के x2 तक, तो ये हो जाएगा आपका 5x2 माइनस x1। इसी तरह से क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर को हमने बाहर लिखा, इसको इंटीग्रेट करो p और इसको इंटीग्रेट करोगे dV को, तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है, यस और नो। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, v1 से लेकर के v2 तक, तो आपको मिल जाएगा p v2 माइनस v1। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। तो ये आ चुका है हमारा कांस्टेंट प्रेशर के लिए PdV वर्क, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क आ चुका है। इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर, कौन सी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर PV डायग्राम पर, PV डायग्राम पर। क्या प्रेशर कांस्टेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, बोलो यस और नो, यस हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो मान लो ये प्रोसेस हुआ आपका 1 से 2, ये प्रोसेस हुआ आपका कहां से कहां तक, 1 से 2 ये प्रोसेस हुआ, 1 से 2 ये प्रोसेस हुआ। और बच्चों एक बात बताना मुझे, इसका जब आप एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, इसका जब आप एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 1, ये है आपका 2, और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहां से v1, और ये कितना हो जाएगा v2। ये वाला एरिया निकालो तो क्या मिल रहा है आपको यहां पर, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया बता सकते हो आप मुझे, इसका एरिया बता सकते हो रेक्टेंगल का, हाइट इंटू बेस, हाइट कितनी है इसकी, यहां पर कितना प्रेशर है, मान लो कितना प्रेशर है P है, और यहां पर वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा इसकी लेंथ, हाइट इंटू बेस, तो हाइट तो हो गया P और लेंथ कितनी होगी यहां तक, v1 से लेकर के v2 तक, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये एरिया आया, और मैंने क्या बोला आपको, एरिया जो है W इज इक्वल टू PdV के बराबर होता है। तो यहां से भी तो इतना ही आया था ना, इस इक्वेशन को जब आपने अप्लाई किया तो W कितना मिला आपको, P इंटू v2 माइनस v1। यहां पर आपने इसका एरिया निकाला तो कितना आ रहा, P v2 माइनस v1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट है आपका आइसोथर्मल या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम हाइपरबोलिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, किसको, आइसोथर्मल प्रोसेस को, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को। हाइपरबोलिक प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे इसको। हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी इसका ज्यादा यूज होता है। अब आप मुझे बताना जरा एक बात, यहां पर टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। यहां से आपको मिल जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से हम ड्राइव करने वाले हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये क्या होगी आपकी, कांस्टेंट हो गई। टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू क्या मिल चुका है हमको, कांस्टेंट मिल चुका है। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे, हमेशा यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना हम लोग, PdV दिस वन। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करते हो, विद रेस्पेक्ट टू V। तो अगर हम P को भी V की फॉर्म में लिख लें, प्रेशर को भी इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम लिख लें, तो क्या हमारा काम आसान हो जाएगा, बोलो यस और नो। अगर हम प्रेशर को, इस P को इन टर्म्स ऑफ V लिख लें तो हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो क्या लिख सकते हो आप यहां पर, P को इन टर्म्स ऑफ V लिखा जा सकता है, यस। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू C अपॉन V। तो यहां पर इस वैल्यू को पुट करो, इस P की वैल्यू यहां पर पुट करो और इसको इंटीग्रेट करो, काम हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहां पर, C अपॉन V dV। और आप सभी जानते हैं C क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर लिखेंगे इसको, तो 1 अपॉन V dV हो जाएगा। अरे बच्चों एक बात बताओ, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या आप सभी नहीं जानते हो, log x होता है, यस और नो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C इंटू वॉट, 1 अपॉन V log V हो जाएगा, बोलो यस और नो। और लिमिट लगाएंगे V1 से लेकर के V2 तक, लिमिट पुट करो। अच्छा C की वैल्यू क्या रख सकते हो, C की वैल्यू क्या रख सकते हो, यहां से देखो, यहां से देखो C की वैल्यू क्या रख सकते हो। जब हमने लिखा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या इसको लिखा जा सकता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो यस और नो। तो C की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आप P1 V1 रख सकते हो या P2 V2 रख सकते हो। तो यहां से मैंने C की वैल्यू रखी बच्चों P1 V1, और यहां पर लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा आपका ln v2 माइनस ln v1, और ln v2 माइनस ln v1 को हम ln v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं क्या, यस।
तो ये हो जाएगा आपका ln v2 अपॉन ln v1। तो हमारे पास वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, हमारे पास वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 अपॉन V1। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो भाई नेक्स्ट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की जगह आप P2 V2 लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी W इज इक्वल टू P1 V1 को क्या लिखो, P2 V2 लिखो, P1 V1 को क्या लिखो, P2 V2 लिखो। तो ये हो जाएगा P2 V2 ln V2 अपॉन V1। अरे यहां से एक बात बताओ, क्या हम इसको लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से इसको रीअरेंज करके V2 V1 को इधर ले जाओ और P2 को इधर ले जाओ, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो P1 V1 ln P1 अपॉन P2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो, लिख सकते हैं ऐसा इसको। और PV इज इक्वल टू कितना होता है, MRT। PV इज इक्वल टू कितना होता है, MRT। तो यहां से आप लिख सकते हो PV को लिख सकते हो MRT। तो MRT ln V2 अपॉन V1 लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि V1 V2 आपको दे रखा है कि P1 P2 दे रखा है या टेम्परेचर दे रखा है। एज पर द गिवन डेटा इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू कैन अप्लाई एनी फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन। और PV इज इक्वल टू MRT आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, W इज इक्वल टू NR बार T ln V2 अपॉन V1, ये भी लिख सकते हो। अच्छा ये क्या हुआ सर, यहां पर आपने तो बहुत सारा रायता फैला दिया। ये सारी इक्वेशन है ये तो सारी की सारी किसकी इक्वेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है। यहां पर M क्या है बच्चों, मास। यहां पर M क्या है बच्चों, ये है आपका मास। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यहां पर N है नंबर ऑफ मोल्स और R क्या है यहां पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये R अलग है और ये R अलग है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जाकर के और आपको इसका यूज देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को हम हाइपरबोलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीवी डायग्राम पर। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि वर्टिकल लाइन आई थी किसमें, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, और हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी किसमें, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल में कैसी लाइन आएगी, आइसोथर्मल में कैसी लाइन आएगी बच्चों, देखो जरा हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां लिख देता हूं फिर से, हमारे पास इक्वेशन है बच्चों PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये ऐसी ही इक्वेशन है जैसे XY इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बोलो यस और नो। मैथमेटिक्स में आप पढ़ करके आते हो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर पीवी इज इक्वल टू एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो यहां प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। और एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे याद आ रहा है मैथमेटिक्स में, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट को क्या बोलते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यहां पे लाइक दिस। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा मान लो 1 से लेकर के 2 तक, और ये किसको फॉलो कर रहा है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल की इक्वेशन है, आइसोथर्मल की इक्वेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है। और इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसी को बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलोगे बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस और नो। तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारी किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन, क्लोज्ड सिस्टम वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो कोई से भी इक्वेशन आप उठा करके एज पर दी गिवन डेटा आप यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पूछता है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछता है, इक्वेशन आपसे डिराइव कराता है, और न्यूमेरिकल में भी काफी इसका यूज होता है दोनों प्रोसेस का। तो बच्चों होता क्या है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। मतलब सिस्टम के अंदर हीट नहीं जाएगी, सिस्टम के बाहर हीट नहीं जाएगी, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। और ये जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है, जहां पर जो गामा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हो इसको, एडियाबैटिक इंडेक्स। और गामा की वैल्यू जनरली क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन कहां से आ गई, सही समय आने पर इसको भी हम डिराइव करेंगे। और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों होती है ये भी हम बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये आने वाला है कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू प्रूफ भी करेंगे, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों होती है इन जनरल, इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे। चलो
पहले तो हम क्या करें, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV लगाएं, यहां पर हम जनरल इक्वेशन लगाएं और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर की एक इक्वेशन बनाएं। चलो स्टार्ट करें। यस, तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो यस और नो। और हमारी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, जनरल इक्वेशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। हर एक प्रोसेस में यही इक्वेशन अप्लाई करनी है आपको। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपको क्या करना है, V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा था इस थर्मल के अंदर। तो यहां से आप क्या करो, इस P को लिखो किस टर्म्स में, किस टर्म में, C/V की पावर गामा। मतलब क्या हुआ कि आपने P इज इक्वल टू लिखा C/V की पावर गामा, या फिर आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू C इंटू V की पावर माइनस गामा। V की पावर गामा को ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये P की वैल्यू हमको मिल गई। चलो इस P की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू V। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C इंटू V की पावर माइनस गामा, P की वैल्यू रख दी हमने dV। C जो कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि x की पावर n dx, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। चलो तो करो इसको इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू C, और ये हो जाएगा आपका V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। लिमिट लगा दो V1 से लेकर के V2 तक, लिमिट लगा दो V1 से लेकर के V2 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब क्या करो, इसको ये माइनस के गामा प्लस 1 इसको बाहर लिखो। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अपॉन माइनस के गामा प्लस 1, और इसकी लिमिट लगाओ तो कितनी हो जाएगी, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। तो ये W की वैल्यू आ चुकी है। यहां से हमारे पास इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो मैं लिखूं इसको, C को छोड़ देते हैं अभी, C को छोड़ देते हैं अभी, तो 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। बहुत ध्यान से समझना, अब हमने इसको क्या लिख सकते हो, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 को आप लिख सकते हो बच्चों V2 की पावर माइनस के गामा और V2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में V2 की पावर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो यहां पर आप लिखेंगे V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2, यस और नो। माइनस इसी तरह से V1 की पावर माइनस गामा, V1 की पावर माइनस गामा, और क्या लिख सकते हो, V1 लिख सकते हो इसके मल्टीप्लाई में V1। अब क्या बचा यहां पर बच्चों, ये C बच गया था, यहां पर ये C बचा था, बोलो यस और नो, ये C बचा था। इस C को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस C को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के C, यस और नो। यहां पर जो ये C बचा हुआ था मैंने C को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू C इंटू V की पावर माइनस गामा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू C इंटू V1 की पावर माइनस गामा, यस और नो। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू C इंटू V2 की पावर माइनस गामा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसी तरह से आप लिख सकते हो P3 इज इक्वल टू C इंटू V3 की पावर माइनस गामा। इसी तरह से आप लिख सकते हो यहां पर P10 इज इक्वल टू C इंटू V10 की पावर माइनस गामा, लिख सकते हो। चलो अब एक काम करो, यहां पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखो जरा, ये C इंटू V2 की पावर माइनस गामा है, C इंटू V2 की पावर माइनस गामा। तो क्या हम इसको P2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये हमने ऐसे उतार दिया, मतलब कॉपी कर दिया नीचे। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, P2 लिखोगे, C V2 की पावर माइनस गामा को P2 लिखोगे, और यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है, माइनस C V1 की पावर माइनस गामा, C V1 की पावर माइनस गामा को P1 लिखोगे, और ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है यहां पर, V1 लिखा हुआ है। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करो। तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, किसके लिए,
दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन आ चुकी है। अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, दिस इज द क्लोज सिस्टम वर्क इक्वेशन या वर्क ट्रांसफर इक्वेशन है क्लोज सिस्टम के लिए। किसके? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। एक सेकेंड, बात समझ में आई आपको? यस और नो? एडियाबैटिक की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, आज थर्मल की हमारे पास आ चुकी है। दोनों प्रोसेस के लिए बहुत ही काम की इक्वेशन है। चलो, तो यहां से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, बात है इसको कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना? तो ये भी क्या बनेगा, एक पीवी इज इक्वल टू, जैसे उसमें क्या था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आज थर्मल में, यहाँ पीवी की पावर गामा। पहले भी कर्व बना था, अभी भी कर्व ही बनेगा, है ना? बस स्लोप का अंतर रहेगा। यहां पर भी कर्व बनेगा लाइक दिस, है ना? 1 और ये 1 से 2 की प्रोसेस हुआ, और ये किसको फॉलो कर रहा है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? आज थर्मल के अंदर क्या था? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थी। लेकिन यहां पर v की पावर पहले कितनी थी? 1 थी, यहां पर गामा है, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। अब ये क्या, ये भी कर्व है, वो भी कर्व था, स्लोप का अंतर रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर मान लो हमको दो प्रोसेस यहां पर रिप्रेजेंट करने पड़ जाए पीवी डायग्राम पे, एक प्रोसेस ये है और दूसरा प्रोसेस ये है ना? दो प्रोसेस, ए प्रोसेस है, दूसरा बी है, और आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो स्लोप का अंतर है दोनों में, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा एडियाबैटिक होगा, जिसका कम होगा वो आइसोथर्मल। यानी कि जो ए है वो आइसोथर्मल, बी जो है वो एडियाबैटिक है, अगर एक साथ रिप्रेजेंट आप इसको कर रहे हो। अब ये इसका स्लोप क्यों ज्यादा होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? कि भाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से ज्यादा क्यों होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करने वाले हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो, अभी हमने इक्वेशन ड्राइव करी किसके लिए? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, है ना? जिसके अंदर हीट ट्रांसफर क्या था? 0 था, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर हीट ट्रांसफर 0 नहीं होता है, और ये पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है। लेकिन जब आप इक्वेशन ड्राइव करोगे तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, गामा था पहले, यहां पर n है, तो गामा की जगह क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अभी आपने देखा कि W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 आया था, यस और नो? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब हमारे पास पॉलीट्रॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा को रिप्लेस करो n से, तो n माइनस 1। उसी तरह से आप ये भी इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं, अलग से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। जहां पर गामा लिखा हुआ था वहां पर n लिख देंगे, अपना काम बन जाएगा, रिजल्ट अपने पास आ जाएंगे। डिफरेंस बस आपको याद रखना है, डिफरेंस आपको याद रखना है कि भाई आपका जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसमें हीट ट्रांसफर 0 नहीं होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर 0 होता है। ठीक बात है? चलो, इसको भी जब आप पीवी डायग्राम पे इक्वेशन इसको प्रोसेस को बनाओगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा, है ना? बस स्लोप का अंतर रहता है, स्लोप का अंतर रहता है हमारे पास। देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, एक गामा है और एक n है। मैंने बोला आपको कि जो गामा की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा होती है, लेकिन याद रखना गामा की वैल्यू n से भी ज्यादा होती है और n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। अब गामा की वैल्यू n से ज्यादा क्यों होती है और n की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों होती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। इसको अगर हमने वेरियस जितने भी प्रोसेस हैं हम एक साथ अगर रिप्रेजेंट करना चाहें कौन से डायग्राम पे? पीवी डायग्राम पे। तो चलो ड्रॉ करते हैं हर एक प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं बच्चों। हर एक प्रोसेस को पीवी डायग्राम पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। चलो भाई, तो पहले हम, अच्छा, दो चीजें हमारे पास हैं, एक एक्सपेंशन और दूसरा कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन के लिए भी बनाएंगे और कंप्रेशन के लिए भी बनाएंगे। एक प्रोसेस होगा एक्सपेंशन के लिए और दूसरा होगा हमारा कंप्रेशन के लिए। ठीक है, ओके। क्योंकि आप मुझे एक बात बताना जरा, ये है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसके अंदर जो गैस भरी हुई है या एयर भरी हुई है, दैट इज अवर सिस्टम। ये पिस्टन या तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक्सपेंड होंगी गैसेस,
यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अगर ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, कंप्रेशन बोलते हो। इसीलिए यहां पर हम पीवी डायग्राम की बात करेंगे। ये पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम, एक डायग्राम होगा हमारा एक्सपेंशन के लिए, ये होगा हमारा एक्सपेंशन के लिए, और ये होगा हमारा कंप्रेशन के लिए। ये होगा हमारा किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया है अभी तक, तो पीवी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। कई बार लिखते हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कभी लिखते हैं हम पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक काम करते हैं, इसके एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं ना, पीवी की पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखते हैं इसको हम एनालिसिस करते हैं इसका फर्दर, ठीक है। के की वैल्यू, पहले हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करते हैं। के की वैल्यू यहां पर 0 रखो जरा, तो जब के की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, P इंटू वी की पावर 0, तो मिल जाएगा आपको P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आती है। जब के की वैल्यू यहां पर हम 0 पुट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। पहले एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो यहां से मान लीजिए ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर। भाई कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसी होती है बच्चों, लाइन कैसी होती है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, हॉरिजॉन्टल होती है, यस और नो। तो ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। प्रेशर क्या है यहां पर, के की वैल्यू कितनी है, 0, प्रेशर क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। नाउ अगर हम के की वैल्यू देखो यहां पर रखते हैं बच्चों, के इज इक्वल टू 1, जब आप के की वैल्यू यहां पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो P इंटू वी की पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे ये इक्वेशन तो किसकी बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन तो आइसोथर्मल प्रोसेस की आ गई। ये किसकी थी, आइसोबारिक, यानी कि आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। ये किसके आ गई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है क्या, आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं इसको, अभी पढ़ा था ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे बनाते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे बनाते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ही तो बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। तो यहां पर के की वैल्यू कितनी है, 1, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, और इक्वेशन होगी पीवी की, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थर्ड वन हम देखते हैं क्या, के की वैल्यू को रख देते हैं एन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं के की वैल्यू, एन की वैल्यू एन से ज्यादा होती है और 1 से भी ज्यादा होती है एन की वैल्यू। तो पहले के की वैल्यू हमने 0 रखी, फिर 1 रखी, अब हम रखेंगे के की वैल्यू एन। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी यहां पर के को एन रख दो, तो पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे ये इक्वेशन किसकी होती है, एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, तो ये हो जाएगा आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलो तो ये आ जाएगा यहां पर आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसलिए इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसके नीचे आएगा। तो यहां पर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एन, और ये हो जाएगा पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो भाई अब नेक्स्ट आते हैं हम, फोर्थ वन इज के की वैल्यू और इंक्रीज करो तो गामा हो जाएगी। तो जब यहां पर के की वैल्यू गामा रखोगे तो ये हो जाएगा आपका पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये सभी जान चुके होंगे अब तो, ये तो आपकी एडियाबैटिक की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, और गामा की वैल्यू तो एन से भी ज्यादा होती है, तो ये प्रोसेस तो कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, और भी इसका स्लोप और भी ज्यादा होगा। प्रूफ करेंगे इसका स्लोप ज्यादा क्यों होता है, एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा क्यों होता है, वो प्रूफ करेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, गामा, और ये हो जाएगा पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और बच गया बच्चों हमारे पास, क्या, लास्ट वन, कि अगर हम के की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें, अगर हम के की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका पीवी की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। तो आप यहां से देखेंगे वी कांस्टेंट आ जाएगा। ये एक्सरसाइज में आपके लिए छोड़ता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स से अप्लाई कीजिए। के की वैल्यू यहां पर कितनी रखेंगे, इन्फिनिटी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा तो लाइन कैसी हो जाएगी, वर्टिकल। लाइन कैसी हो जाएगी, वर्टिकल। तो ये लाइन हो जाएगी बच्चों यहां पर हमारी वर्टिकल लाइन, लाइक दिस, यस और नो। तो यहां पर क्या है बच्चों, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो एक्सपेंशन हुआ ना, यहां पे, यहां तो हो रहा है एक्सपेंशन, जब पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंप्रेशन भी तो हो सकता है। तो अगर कंप्रेशन होगा तो क्या करोगे, कंप्रेशन होगा तो ये ऐसे बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देन उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद पॉलीट्रॉपिक, उसके बाद एडियाबैटिक, और ये क्या हो जाएगा आपका आइसोकोरिक, यस और नो। तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, के इज इक्वल टू
K इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और K इक्वल टू 1। ये हो गया आपका कितना, PV की पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, N इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू N। ये हो गया आपका PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि K इज इक्वल टू गामा। यहां पर हो जाएगा K इज इक्वल टू इन्फिनिटी, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक्सपेंशन के लिए है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये कंप्रेशन के लिए है, कंप्रेशन के लिए। याद रखना, जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, अगर हम इनकी बात करें A B C, तो स्लोप सबसे कम किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि यहां पर K की वैल्यू 1 है, फिर K की वैल्यू N है, K की वैल्यू गामा है, तो K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। A B C, A क्या है यहां पर, आइसोथर्मल सबसे ऊपर आएगा, फिर बी पॉलीट्रॉपिक, देन उसके बाद एडियाबैटिक। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे स्लोप ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो एडियाबैटिक ऊपर आएगा कंप्रेशन में, यहां पर फिर पॉलीट्रॉपिक, नीचे आएगा क्या, सबसे नीचे क्या आएगा यहां पे, तीनों में आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से हम हर एक प्रोसेस को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। रही बात कि सर आइसोथर्मल का कर्व ऊपर क्यों जा रहा है, एडियाबैटिक का नीचे क्यों जा रहा है, इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना, इसको भी। चलो, मैंने बोला था आपको कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर कवर हो जाएंगे। यहां पर हमने प्रॉब्लम का जो मतलब प्रॉब्लम जो है हाई क्वालिटी की प्रॉब्लम ली है यहाँ पे। हालांकि आप इससे पहले बेसिक क्वेश्चंस भी लगा सकते थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सिंपल तरीके से समझेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चिंता मत करना आप लोग। चलो, तो क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अ सिस्टम अंडरगोज अ 3 प्रोसेसेस एज शोन इन द फिगर। मतलब 1 से 2 एक प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 और 3 से 1, 3 प्रोसेस यहां पर हो रहे हैं, 3 प्रोसेस यहां पर हो रहे हैं। 1 से चले 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 1 आ गए। मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट इज द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। तो जिस पॉइंट से हम चलते हैं उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है। आगे बोला इन्होंने कि 1 से 2 जो प्रोसेस है दैट इज आइसोबारिक। यहां पर आप देखो 1 से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि प्रेशर क्या है बच्चों, यहां पर कांस्टेंट है, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर। ये डायग्राम भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 से 3 जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक को तो कर्व से बनाते हैं, तो 2 से 3 ऐसा प्रोसेस हो रहा है। और ये इसने बोला कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 1.4। यस और नो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पर गामा की वैल्यू 1.4 इसने दे रखी है। उसके बाद बोला 3 से 1 जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। 3 से 1 कौन सा प्रोसेस है, ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहां पर इसने देखो प्रेशर भी दिया हुआ है P1, क्योंकि ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो P1 और P2 बराबर होंगे। 400 किलो पास्कल वैल्यू दे रखी है। P3 की वैल्यू भी दे रखी है 100 किलो पास्कल। यहां पर वॉल्यूम भी इसने दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपसे कह रहा है कि V2 की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड V2 एंड नेटवर्क ट्रांसफर। नेटवर्क ट्रांसफर क्यों बोला, क्योंकि इसके लिए एक नेटवर्क, इसके लिए एक वर्क आएगा 1 से 2, 2 से 3 वर्क आएगा, 3 से 4 वर्क आएगा। तो जहां एक्सपेंशन हो रहा होगा प्लस होगा वर्क, और जहां कंप्रेशन हो रहा होगा वहां नेगेटिव होगा। तो सबको जोड़ देंगे तो नेटवर्क आ जाएगा पूरी साइकिल का। देखेंगे अभी, चिंता मत करो। चलो, तो यहां पर हम इसको लोकेट कर देते हैं। ये हो गया V1 जो कि आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब। V2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो लिख देते हैं यहां पर V2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और यहां पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा V3, जो कि हमको अभी नहीं पता है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे, किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, है ना, क्वेश्चन लंबा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी तो कवर होंगे ना। अगर क्वेश्चन हमने लंबा लिया है, लेंथी क्वेश्चन लिया है, तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो कवर होंगे ना। छोटे छोटे क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाएंगे आपके बाद में। चलो, अब इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे, इस क्वेश्चन को देखो। अगर आप 2 से 3 की बात करोगे तो ना तो आप एक इक्वेशन यहां पर अप्लाई करोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की, जो कि हम अभी ड्राइव भी कर रहे थे। तो 2 से 3 तो यहां पर आपको वॉल्यूम V2 भी नहीं पता है और आपको V3 की वैल्यू भी नहीं पता है। क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करो जहां पर ज्यादा डेटा दे रखा हो, मैक्सिमम डेटा जहां पर दे रखा हो। तो आप यहां पर देखो जो प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, 3 से 1, जो प्रोसेस हमारा हो रहा है 3 से 1, तो 3 से 1 की अगर आप बात करेंगे तो प्रेशर भी पता है यहां पे, और यहां पर वॉल्यूम भी पता है आपको। 3 पर प्रेशर पता है, बस 3 पर वॉल्यूम नहीं पता है। एक काम करो, पहले वॉल्यूम 3 पर निकाल लो वॉल्यूम। तो हम बात करेंगे यहां पर प्रोसेस कौन सी, 3 से 1 की बात करेंगे, 3 से 1 की बात करेंगे। और 3 से 1 कौन सा प्रोसेस है बच्चों, दिस प्रोसेस इज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा प्रोसेस है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है।
अगर मान लो प्रोसेस 1 से 2 होता तो हम क्या लिख पाते इसको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख पाते। लेकिन ये प्रोसेस हो रहा है हमारा 3 से 1, इनिशियल स्टेट 3 है, फाइनल स्टेट 1 है, तो क्या लिखोगे इसको लिख पाओगे आप P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1। अब देखो P3 की वैल्यू रखो यहां पर कितनी है, P3 की वैल्यू कितनी है 100 किलो पास्कल, तो लिखेंगे यहां पर 100 किलो पास्कल इंटू V3 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है यहां से, इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी है 400 किलो पास्कल है, कितनी है 400 किलो पास्कल, और V1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर क्यूब। तो यहां से सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका V3, सिंपल है, कितना आ जाएगा 4 मीटर क्यूब आ जाएगा। याद रखना ये किलो पास्कल में है तो ये भी किलो पास्कल में होना चाहिए, क्योंकि V1 की वैल्यू मीटर क्यूब में थी, इसलिए V3 की वैल्यू भी किस में आ गई आपकी, मीटर क्यूब में आ गई। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों V3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि कितनी आ चुकी है 4 मीटर क्यूब, तो लिख दें यहां पर 4 मीटर क्यूब, कितनी आ चुकी है V3 की वैल्यू 4 मीटर क्यूब। अब निकालेंगे V2, अब आसान हो जाएगा हमारे लिए, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो V2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है अब, क्योंकि हमको V3 की वैल्यू पता लग चुकी है। अब हम 2 से 3 इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको V3 की वैल्यू पता है, पहले पता नहीं थी, तो V2 मिल जाएगा यहां से। तो चलो V2 से 3 तक कौन सा प्रोसेस है बच्चों, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो यस और नो। और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं P इंटू V की पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रोसेस 1 से 2 होता, इनिशियल स्टेट 1 होती, फाइनल स्टेट 2 होती, तो क्या लिख पाते हैं हम इसको, P1 V1 की पावर 1.4 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 1.4। लेकिन ये प्रोसेस हमारा हो रहा है 2 से 3, 2 से 3, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे P2 V2 की पावर 1.4 इज इक्वल टू फाइनल स्टेट कौन सी है 3, तो लिखेंगे यहां पर P3 V3 की पावर 1.4। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, तो P2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 400 किलो पास्कल, 400 किलो पास्कल। V2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, V2 1.4 इसकी पावर लगाएंगे। P3 की वैल्यू कितनी है 100 किलो पास्कल, V3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे अभी, कितनी आ रही थी 4 मीटर क्यूब। तो यहां से आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, आप कैलकुलेटर आपके जो भी कॉलेज के एग्जाम होते हैं, सेशनल एग्जाम होते हैं, या फिर आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, बेसिकली हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हो और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं वैल्यू देख करके लिख रहा हूं यहां पर, क्रॉस चेक कर लेना ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हमने वैल्यू सही पुट करी है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इट इज कमिंग आउट 1.486 मीटर क्यूब, ये इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, राइट। चलो तो V2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1.486 मीटर क्यूब। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है। इस तरह से हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ आपको जो क्वेश्चन मिले कोई एक ही प्रोसेस मिले, तो हम प्रोसेस के लिए तो इक्वेशन अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ा जाए। अब हमको यहां पर वैल्यू लिख देते हैं, V2 की वैल्यू भी लिख देते हैं, कितनी आ गई हमारे पास 1.486 मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और प्रॉब्लम को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, है ना, प्रॉब्लम को फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे। V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों, V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमको नेट वर्क ट्रांसफर निकालना है। क्या निकालना है, नेट वर्क ट्रांसफर निकालना होगा, है ना, नेट वर्क ट्रांसफर निकालेंगे, नेट वर्क ट्रांसफर। चलो तो नेट वर्क ट्रांसफर निकालोगे, पहले 1 से 2 निकालो वर्क, फिर 2 से 3 निकालो, 3 से 1 निकालो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को आप ऐड कर दो, और बहुत सारे कंक्लूजन निकल करके आएंगे यहां से। जब इस प्रॉब्लम को आप पूरा सॉल्व करोगे तो और बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आएंगे जो आपके दिमाग को ओपन करेंगे, जो आपके दिमाग को ओपन करेंगे। चलो 1 से 2 निकालते हैं। अब हमारे पास हर एक डेटा है, हर जगह P1 V1 P2 V2 P3 B3 सब कुछ हमारे पास है। चलो तो W1 to 2 निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, पहले W1 to 2, 1 से 2 कितना वर्क होगा बताना जरा। ये कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर है यहां पर कांस्टेंट, तो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो हमने अभी तो निकाला था, सेकंड वाला जो प्रोसेस था। कैसे निकालते हैं, यू नो P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो प्रेशर कितना है यहाँ पर P1 या P2, तो यहाँ पर आप P1 लिख सकते हैं या फिर P2 लिख सकते हैं, और अंदर क्या आ जाएगा आपका V2 माइनस V1। आप मुझे बता सकते हैं क्या W1 to 2 कितना आएगा। P1 की वैल्यू कितनी है 400
इंटू V2 की वैल्यू कितनी आई थी 1.486 और माइनस V1 की वैल्यू कितनी है 1। जरा इसको सॉल्व करेंगे और ये कितना आएगा, ये किलो जूल, ये किस में है, किलो पास्कल में है। किलो पास्कल का मतलब होता है, किलो पास्कल का मतलब होता है 1000 पास्कल, ठीक है। तो वैल्यू भी किस में आएगी, किलो जूल में आएगी। किस में आएगी, किलो जूल में। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 194.4 किलो जूल। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। 1 से 2 तक ये वर्क आ चुका है आपका, यस और नो। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पर 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क मिल रहा है सिस्टम से। जब वर्क सिस्टम से मिलता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम साइन कौन सा यूज करते हैं, पॉजिटिव, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। चलो अब 2 से 3 वर्क निकालो। और 2 से 3 भी तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ही हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन आप देखना 3 से 1 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो चेक करना बाद में नेगेटिव आएगा इसका। चलो तो बताना मुझे W, W यहां लिख लेते हैं इसको। W 2 से 3 कितना वर्क आएगा, W 2 से 3 कितना वर्क आएगा। कौन सा प्रोसेस है बच्चों, दिस इज व्हाट, एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर मान लो ये प्रोसेस होता हमारा 1 से 2, तो हम क्या लिखते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, यही तो लिखते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हमारा 2 से 3 हो रहा है, इनिशियल स्टेट 2 है, तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, लिखोगे P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1। बच्चों नेक्स्ट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये तो मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ना बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं, आगे चल करके स्पीड बढ़ाएंगे। अभी भी अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है, तो आप 1.5 की स्पीड पे देखो, 2 की स्पीड पे देखो। और हमारा जो गेटवे क्लासेस का ऐप है, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे 1.5, 2 की स्पीड पे देख सकते हैं, 2.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर। चलो तो वैल्यू पुट करो यहां पर, तो W 2 से 3 मिल जाएगा। P2 की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, है ना। W 2 से 3 कितना आएगा, देखते हैं। तो P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 400 इंटू V2 कितना है, दैट इज 1.486 माइनस, अरे यार थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ रहा है ना, तो छोटा छोटा लिखते हैं। 2 से 3 कितना होगा, P2 की वैल्यू है बच्चों 400 और V2 की वैल्यू है 1.486 माइनस P3 कितना है 100 और V3 कितना है बच्चों, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, गामा की वैल्यू कितनी है 1.4 माइनस 1। तो यहां से आपको W 2 से 3 मिल जाएगा, W 2 से 3 मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एंड इट विल कम आउट 486 किलो जूल। आप क्रॉस चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, तो ये आ जाएगा W 2 to 3 486 किलो जूल। चलो भाई नेक्स्ट एक प्रोसेस और बचा हमारे पास, कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस 3 to 1। कौन सा प्रोसेस बचा हमारे पास, 3 to 1 बचा। तो इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर W 3 to 1 है ना, देखो 1 से 2 हम निकाल चुके हैं, 1 से 2 हम निकाल चुके हैं, क्या वर्क निकाल चुके हैं। 1 से 2 कितना आया था 194.4 किलो जूल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। फिर था आपका 2 से 3 एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगाया, कितना आ गया 486 किलो जूल। अब हमारा 3 से 1 बचा, तो 3 से 1 के लिए हम यहां पर वर्क निकालेंगे। और ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन आई थी, W इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 अपॉन V1। इस केस में क्या होता है, V1 ये इनिशियल स्टेट होती है और V2 फाइनल स्टेट होती है। बोलिए यस और नो। लेकिन जब हम 3 से 1 की बात कर रहे होंगे, तो इनिशियल स्टेट 3 है और फाइनल स्टेट यहां पर 1 है, तो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को, इसको लिखेंगे हम P3 V3 ln V1 अपॉन V3। बोलो यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर क्या आता है ऊपर फाइनल, नीचे क्या आता है इनिशियल। अब हमारा प्रोसेस 3 से 1 हो रहा है, तो इनिशियल 3 है और फाइनल 1 है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा P3। अब भैया अगर 1 से 2 होता तो क्या लिखते हैं इसको, P1 V1 ln V2 अपॉन V1, यही लिखते हैं ना। तो हमारा यहां पर 1 की जगह 3 है और 2 की जगह 1 है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से P3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। V3 कितना है, दैट इज 4 मीटर क्यूब। ln V1 कितना है, दैट इज 1
डिवाइडेड बाय V3 कितना है, दैट इज 4। अगर आपने इसको V3 बाय V1 कर दिया तो सब गलत हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी जबकि निगेटिव आनी चाहिए। अब आप देखेंगे जो लॉग है ऊपर कम है नीचे वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। आप कैलकुलेटर सॉल्व करना, कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो W3 to 1 आ जाएगा बच्चों, माइनस में आएगा, आना भी चाहिए माइनस में क्योंकि 3 से 1 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इट विल कम आउट माइनस के 554.5 किलो जूल, ये वैल्यू आ रही होगी आपकी W3 से 1। तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 हमने सारे प्रोसेस, तीनों प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर निकाल चुके हैं। अगर वो अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क आपसे पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे, नेट वर्क ट्रांसफर। नेट वर्क ट्रांसफर का मतलब है आपको साइकिल का वर्क निकालना है। नेट वर्क ट्रांसफर मतलब जितना भी आया है उसको जोड़ दो, प्लस माइनस कर दो उसको सबको, तो जो बचेगा नेट वही होगा। समझना इसको कैसे करेंगे अब हम लोग। तो आप क्या करना है इसमें, तो W नेट, नेट वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा बच्चों, W1 to 2 प्लस W2 to 3, इनका एल्जेब्रिक सम लेना है आपको, इनका एल्जेब्रिक सम लेना है। बताओ 1 से 2 कितना वर्क आया था, प्लस 194.4 किलो जूल, प्लस W2 to 3 कितना आया था, दिस वन 486, प्लस W3 to 1 कितना है, माइनस 554। माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस के कितना 554.5। इनको जब ऐड करोगे तो W नेट मिल जाएगा आपको, W नेट मिल जाएगा आपको, दैट इज कमिंग आउट 125.8 किलो जूल, और ये प्लस में आ रहा है। ओवरऑल वर्क कैसा है हमारा, प्लस है। तो इसका मतलब वर्क जो मिलेगा हमको सिस्टम से, पूरा वर्क जो मिलेगा साइकिल से, जो ओवरऑल वर्क मिल रहा है हमको, दैट इज कमिंग आउट पॉजिटिव। तो नेट वर्क ट्रांसफर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमको सिस्टम से ओवरऑल वर्क मिल रहा है, मतलब कुछ मिला कुछ उसको दिया, ओवरऑल हमको जब प्लस माइनस करेंगे तो मिल रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहां से हमको ये दो चीज पूछी गई थी, है ना, वर्क ट्रांसफर और V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू 1.486 आ गई थी, और ये आ चुका है नेट वर्क ट्रांसफर हमारे पास कितना आ चुका है, दैट इज कमिंग आउट 125.8 किलो जूल। थोड़ा सा इसमें फिल करें, थोड़ा सा फिल करें इसको, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क ट्रांसफर होता है ना वो पीवी डायग्राम का एरिया के बराबर भी होता है। बोलो यस और नो। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है बच्चों, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका, वर्क ट्रांसफर के बराबर भी होता है। मतलब क्या हुआ कि वही देखो, ध्यान से समझना इसको। तो 1 से 2 जो प्रोसेस हुआ, 1 से 2 जो प्रोसेस हुआ, तो 1 से 2 के नीचे का एरिया निकाल लो तो मिल जाएगा 1 से 2 का वर्क। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया निकाल लो पहले आप, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, दिस वन, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना मिलेगा आपको, W1 to 2, वो कितना आया था आपके पास, दैट इज ये जो एरिया मिला ना आपको रेक्टेंगल का 1 से 2 के नीचे का, तो 194.4 किलो जूल के बराबर है, और ये प्लस रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट फील करते हैं इसको। नेक्स्ट जो प्रोसेस हुआ आपका 2 से 3, तो 2 से 3 के नीचे का एरिया ले लो, 2 से 3 वाला जो कर्व है, 2 से 3 वाला जो कर्व है उसके नीचे का एरिया ले लो, ये वाला, दिस वन, यहां पर ध्यान दो, ये वाला एरिया जो मैं अभी व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, तो ये वाला एरिया कितना आएगा आपका, 2 से 3 का जो वर्क था, यानी कि 486 किलो जूल के बराबर आएगा। कितना आएगा, 486 किलो जूल के बराबर आएगा, और ये भी प्लस आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखो 3 से 1, मैं इसको नेक्स्ट कलर से दिखाता हूं। 3 से 1 कौन सा कलर ले लें, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है ना, ग्रीन कलर। देखो 3 से 1 जो है ये वाला आएगा प्रोसेस आपका, ये वाला 3 से 1, 3 ये है ना, 3 ये है, 3 से 1 वाला जो है इसके नीचे का एरिया आप निकालो तो यही आएगा जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया अभी। बोलो यस और नो। और ये माइनस में आएगा क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है। तो हमने बेसिकली क्या करा यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमने W1 to 2 क्या आया था प्लस, 2 से 3 क्या आया था प्लस, और 3 से 1 क्या आया था माइनस। तो जब हमने नेटवर्क ट्रांसफर निकाला है, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो W1 to 2 प्लस ये क्या हो गया था यहां पर माइनस। मतलब आप अगर इस टोटल एरिया को, इसमें अगर आप देखें, ये वाला पहले आपने लिया, फिर ये ऐड किया, और निचले वाला आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास नेट कितना बचा, नेट कितना बचा आपके पास, ये वाला, क्या ये साइकिल का एरिया होगा। ये जो 125 आपका नेटवर्क ट्रांसफर आ रहा है ना बच्चों, नेटवर्क ट्रांसफर आ रहा है, क्या ये साइकिल का एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, यहां पे देखना, ये तो माइनस हो जाएगा ना इसमें से, ये तो हो जाएगा माइनस। बोलो यस और नो। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ये वाला एरिया खत्म, माइनस हो चुका है,
अब आपके पास जो 125 बचा वो कौन सा एरिया है? 125 किलो जूल जो आपके पास बचा, क्या वो इस साइकिल का एरिया है? ये जो प्रोसेस था हमारा, यहां पे दिखा देते हैं इसको, ये वाला एरिया, यस और नो? जो 125 किलो जूल है वो साइकिल का एरिया बचा आपके पास इतना, यही है हमारा नेटवर्क, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो फाइनल आंसर आया 125.8 किलो जूल। क्या फील आया आपको? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेटवर्क ट्रांसफर का मतलब है ये क्या आ रहा है, प्लस। एक चीज और समझो ध्यान से, यहां पे ये साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये साइकिल कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज अगर साइकिल बन रही है तो नेटवर्क ट्रांसफर पॉजिटिव आएगा। नेटवर्क ट्रांसफर क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब सिस्टम से, साइकिल से हमको वर्क मिलेगा, साइकिल से वर्क मिलेगा, सिस्टम से ओवरऑल वर्क हमको मिलेगा। इसी को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर दो, सॉरी हाँ, अभी क्लॉकवाइज थी तो नेटवर्क कितना आ रहा था? प्लस 125 आ रहा था, प्लस 125 पॉजिटिव आ रहा था। इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो, अभी इसको आप ऐसे कर दो, तो जब ऐसे कर दोगे तो यहां पर कंप्रेशन हो रहा था 3 से 1, देखो एंटी क्लॉकवाइज करो, इसको इधर करो, इधर करो। अब प्रोसेस 1 से 3 होगा, 3 से 2, 2 से 1। तो आप मुझे बताओ पहले, तो जहां 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा था वहां कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और 2 से 3 क्या हो रहा था? एक्सपेंशन। अब इसका भी क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। और 3 से 1 क्या हो रहा था? कंप्रेशन। अब 1 से 3 आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। तो जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। नेटवर्क ट्रांसफर अभी भी उतना ही आएगा, क्योंकि एरिया तो उतना ही है, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। लेकिन ये क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो हमको नेटवर्क पॉजिटिव मिलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेटवर्क हमेशा नेगेटिव मिलेगा, याद रखना। अगर क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो नेटवर्क पॉजिटिव मिलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेटवर्क नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, है ना। जैसे आपका हीट इंजन होता है, हीट इंजन से हमको वर्क मिलता है, वर्क मिलता है। जबकि आपका जो रेफ्रिजरेटर है घर में जो रखा है, आपके एसी है, इनको वर्क देना पड़ता है। तो जिनको वर्क देना पड़ता है उनके लिए जो साइकिल होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, रिवर्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नेटवर्क उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो क्लॉकवाइज साइकिल, जैसे आईसी इंजन है, आईसी इंजन के अंदर ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल चलती है, तो वो सारी की सारी क्लॉकवाइज साइकिल होती है, क्योंकि वहां से नेटवर्क हमको मिलता है। तो जितनी भी पीवी डायग्राम पे ध्यान रखना, पीवी डायग्राम पे जितनी भी क्लॉकवाइज साइकिल्स होंगी नेटवर्क पॉजिटिव होगा, उनको बोलेंगे पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स। और जितनी भी पीवी डायग्राम पर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स होंगी वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होंगी, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होंगी, उनके लिए नेटवर्क नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो वीडियो को आप मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट था, चाहे आपका एकेटीव एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, किसी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम, जिस भी एग्जाम में आप जाएंगे यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही जबरदस्त हमने लिया था। इस न्यूमेरिकल के अंदर 3 प्रोसेस थे, हमने अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क निकाले, नेटवर्क ट्रांसफर निकाला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको यहाँ से देखने के लिए मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे एकेटीव के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो फीडबैक अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप लोग, और अपने दोस्त जितने भी मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस बार पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।